हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन भारती आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आई हूँ। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से भी संबंधित है। तो बच्चों, आज आप लोग ध्यान देंगे ज़रा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। सूरसागर की भाषा है ना। सूरसागर की भाषा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सूरसागर की भाषा है। सूरसागर जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी हुई है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए बताइए, सूरसागर किस भाषा में लिखा हुआ है? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। चलिए मैं आप लोग को बता दूं जरा। सूरसागर जो है बच्चों वो सूरदास की रचना है। किनकी रचना है ये? सूरदास की। और सूरदास ब्रज भाषा के एक महान कवि कहे जाते हैं, है ना। सूरदास ब्रज भाषा के एक महान कवि हैं बच्चों। ये जन्मांध हैं। जन्मांध का मतलब समझते हैं ना, ये जन्म से अंधे थे, है ना, किंतु इन्होंने अंधेपन में ही लिखना शुरू किया और इनकी रचनाएं बच्चों सूरसागर, सूर सरावली, पद और इनकी ना जाने कितनी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी जो है कविताएं हैं, पद हैं, है ना। चलिए, सूरदास जो है बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सूरदास किस रस के जो है कविता ज़्यादा लिखते थे। तो बच्चों ये वात्सल्य रस के, किस रस के? वात्सल्य रस के। आप लोग सुने ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठाओ। ये इन्हीं की जो है ना कविता लिखी हुई है। किनकी लिखी हुई है? सूरदास की। और इसमें कौन सा रस है बच्चों? तो वात्सल्य रस। अगर कभी पूछ भी दे कि वात्सल्य रस के महान सम्राट कवि कौन कहलाते हैं तो सूरदास कहलाते हैं बच्चों। क्लियर है? सबसे और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सूरदास जो थे, है ना, सूरदास किस काल के कवि थे बच्चों? तो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे बच्चों? भक्ति काल के थे। क्लियर है? अब इसके बाद है कि सूरदास भक्ति काल के तो कवि थे ही, किस धारा के कवि थे? तो सगुन धारा के थे। किस धारा के कवि थे जी? सगुन धारा के। सगुन धारा वैसे धारा को कहते हैं जिसमें मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, है ना जी, ये सगुन धारा है। क्लियर है? तो सूरसागर, सूर सरावली, पद, ये सारी रचनाएं सूरदास की है ना, महाकवि सूरदास की। सूरदास जो थे वात्सल्य रस के एक एकदम कह सकते हैं उन्नयन कवियों में से एक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यन, ऑप्शन बी गुण, सी वृद्धि, डी विसर्ग। पहले मैं परोपकार का जो है संधि विच्छेद कर देती हूँ। परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार, है ना। पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब भलाई करना, दूसरे को भलाई करना, परोपकार कहलाता है। अब देखिए ये पर जोड़ उपकार बिन के बना क्या? परोपकार। अब बताओ आप लोग, एक पहिया ऊपर है, मैं आप लोग को ट्रिक बताई हूँ कि एक पहिया ऊपर गुण संधि होता है जी। क्या होता है जी? गुण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, गुण संधि। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा छोटू? ऑप्शन बी, गुण संधि। क्लियर है जी? चलिए, अगर टूटने पर एक पहिया ऊपर आ रहा है ना, परोपकार, महेश, सुरेश, ये सारे गुण संधि होंगे, याद रखना आप लोग। एक पहिया ऊपर का मतलब या तो ए कार रहेगा जी या तो ओ कार रहेगा, ठीक है ना, या तो ए कार रहेगा या ओ कार रहेगा। चलिए ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संयुक्त, बी मिश्रित, सी साधारण, डी असाधारण। चलिए बताइए, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि, अगर आप लोग
वाक्य पढ़े होंगे तो ये की से पता कर बता देंगे कि ये कौन सा वाक्य है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा मिश्रित वाक्य। क्यों होगा मैं बताती हूँ। राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज द वी। ओके, देखिए मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो। जिन वाक्यों में एक क्या हो जी? प्रधान उपवाक्य। ये है प्रधान उपवाक्य, है ना। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अनाश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य यही ना है जी, अनाश्रित उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, इतना, जितना, उतना आदि शब्दों से जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आया? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना इन सब शब्दों से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे की से जुड़ा हुआ है। ये दोनों सेंटेंस एक दोनों से की से जुड़ा। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ, है ना। ये तो प्रधान वाक्य हो गया, वह फेल हो गया, ये आश्रित हो गया। और ये दोनों को जोड़ कौन रहा है जी? तो ये की जोड़ रहा है ना। तो इस टाइप का जो वाक्य होता है बच्चों वो मिश्रित वाक्य कहलाता है ना। जैसे अगर कहीं एक एग्जाम्पल देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो सफल वही होता है एक अलग वाक्य है और परिश्रम करता है अलग वाक्य है, लेकिन दोनों को कौन जोड़ रहा है जी? तो जो जोड़ रहा है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। प्रश्न संख्या 4, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है ना। रामायण का कौन सा सही संधि विच्छेद है भाई? रामायण का कौन सा सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए राम जोड़ आयन, ऑप्शन बी रामा जोड़ यन, ऑप्शन सी राम जोड़ आयन, ऑप्शन डी राम जोड़ एन। बताइए क्या होगा इसका सही? इसका सही आंसर क्या होगा जी? जल्दी से बताइए। मैं अब और भी बता चुकी हूँ कई बार। पहले तो मैं बता दूँ ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है जी? दीर्घ संधि का। क्लियर है? आ जोड़ आ मिल रहा है तो क्या बन रहा है जी? आ बन रहा है। देखिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी। क्लियर है? देखिए क्यों होगा कि जो, देखिए यहाँ पे रामायण है ना, तो रामायण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम जोड़, है ना, राम जोड़ आयन, है ना। और आयन का अर्थ होता है बच्चों यात्रा। आयन का अर्थ क्या होता है? यात्रा, है ना। यानी कि इस पूरे एक शब्द का हिंदी अर्थ हुआ राम की यात्रा, है ना। रामायण का अर्थ क्या हुआ जी? राम की यात्रा। अगर कभी कोई पूछ दे कि रामायण का अर्थ क्या होता है तो राम की यात्रा, क्योंकि आयन का अर्थ होता है यात्रा, है ना जी। यानी कि इस पूरे रामायण में राम जी का जो 14 वर्षों का वनवास था उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है ना, उसके बारे में चर्चा की गई, इसलिए इसका नाम रामायण पड़ा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत इजी प्रश्न है भाई, आप लोग बता सकते हो इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है भाई? बताओ आप लोग। इतना तो समझ रहे हो कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समुदायवाचक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाववाचक होगा। देखिए सुंदर, है ना जी, सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय जुट गया। कौन सा प्रत्यय जुट गया जी? ता प्रत्यय जुट गया, है ना। तो क्या बन जाएगा जी? सुंदरता, सुंदरता। क्लियर है? सुंदर में ता प्रत्यय जुट गया। आप जान लो सुंदर जो है बच्चों विशेषण है। सुंदर क्या है बच्चों? विशेषण है। लेकिन जब इसमें ता प्रत्यय जुट गया तो ये बन गया क्या जी? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, जैसे मानवता है तो ये क्या है? भाववाचक है। मुस्कुराहट, अपनापन, प्यास, बहुत बार प्यास पूछ चुका है, प्यास क्या है? प्यास भाववाचक संज्ञा है। कई बच्चे जो है ना इसको फटाफट मार देते हैं विशेषण। मुस्कुराहट, है ना, चोरी, अपनापन, ये सारे के सारे जो हैं
भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। तो बहुत इजी प्रश्न है अगला जी, प्रश्न संख्या 6 है ना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है जी? पंडित, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए पंडिताइन, ऑप्शन बी पंडिती, ऑप्शन सी पंडितानी, ऑप्शन डी पंडितानी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। मुझे कोई इसमें हिंट और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है बच्चों। क्लियर है? अच्छा, मैं 4 और यहाँ पे दे देती हूँ क्वेश्चन, आप लोग बनाना। लाला, लाला का क्या होगा स्त्रीलिंग? जरा बताना। ठाकुर, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? ये आप लोग का HW है, घर से करके लाइएगा। क्लियर है? चलिए लाला का देखती हूँ कौन कौन क्या बनाता है जो। प्रश्न संख्या 7, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या? ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन, ऑप्शन डी तालव्य, है ना। वा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, मूर्धन या तालव्य? क्या होगा जी इसका राइट आंसर? आप लोग को बच्चों नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर आप लोग। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। आप लोग एक बार वा बोल के देखो मुख से अपने, वा, तो ऐसा लगेगा कि जो ओंठ है हमारा वो भी थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाता है ना, और जो जीभ है वो दांत में आके टच करता है, इसीलिए वा का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों है। तो दांत और ओठ दोनों मिला के बन गया क्या? दंतोष्ठ। अच्छा, अब बात आती है कंठोष्ठ की, यानी कि कंठ और ओष्ठ। तो बच्चों कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है बच्चों? तो होता है ओ और औ का उच्चारण। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ। चलिए मूर्धा से किसका उच्चारण होता है जी? तो मूर्धा से होता है ट, ठ, ड, ढ और न, यानी टवर्ग का, है ना। और इसके अलावा री, री जानते हैं ना, री का होता है, र का होता है, और एक हो गया मूर्धन श, मूर्धन सा, है ना। मूर्धन सा का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसका नाम मूर्धन सा पड़ा। क्लियर है? तालु, तालव्य का मतलब हुआ तालु। तालु से किसका किसका उच्चारण होता है जी? तो तालु से च वर्ग पूरे। च वर्ग का मतलब समझो बच्चों च छ ज झ इया। क्लियर है? इसके अलावा हर्षई, दीर्घई, य और एक तालव्य, है ना। तालव्य, तालव्य का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहा गया। क्लियर है जी? चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। बच्चों यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत है। मैं इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ। अगर कभी पूछ दे कि हिंदी में वर्ण कितने हैं तो 44। वर्ण की संख्या कितनी है जी? 44। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो बच्चों यहाँ पे कुल वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या 52 है। वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी है जी? 52 है। देखिए कैसे है, जो मैं ऐड कर देती हूँ। देखिए सबसे पहला का से लेकर के माँ तक कितना है जी? 25 हुआ ना जी। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और लास्ट एक पवर्ग। यरा लावा में जी टोटल कितना वर्ण है जी? 11 वर्ण है। आया ई में टोटल कितना है जी? 13 है ना। तो ये कितना हो गया जी टोटल? 5 1 6 3 9 2 1 3 4।
49 इधर हो गया। अब देखिए इसके अलावा एक स्रा होता है जी, स्रा मतलब होता है श्रमिक, वो वाला स्रा, एक वर्ण ये हुआ ना, हाँ। और एक होता आड़ा जिसके नीचे बिंदु होता है, जो घड़ा में लिखाता है ना, घड़ा है ना, घड़ी, तो उसमें अड़ा होता है। कखा गगा में अड़ा नहीं होता, कखा गगा अंगा होता है, याद रखना, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होता, अड़ा। और एक होता है जी आढ़ा, जैसे अढ़ाई है ना, पढ़ाई, उसमें अढ़ा होता है। तो देखिए ये 1 2 और 3, ये 3 इधर हो गया और 49 इधर। 49 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 52 हो गया। क्लियर है? और यही है हमारा क्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण। और अगर ऐसे सिंपल वे में पूछे कि वर्ण की संख्या कितना है जी, तो 44। क्लियर है? 25 और 11 33 व्यंजन और 11 क्या होते हैं? स्वर। 33 और 11 44। लेकिन इसका राइट आंसर 52 होगा, जो आपके किसी भी ऑप्शन में इस तरह का नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका इसका है ही नहीं। क्लियर है? चलो बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत इजी प्रश्न है जी, कि जो शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं जी? अव्यय कहते हैं, या समास कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, कि उपसर्ग कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं, है ना। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। या फिर वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। जब अंत में जुड़ रहा है तो प्रत्यय, शुरू में जुड़ेगा तो उपसर्ग। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 10वां, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है जी? निम्न में से देशज शब्द कौन है? देशज शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो जिनका जन्म देश में होता है, अर्थात जिन शब्दों को देश की बोलचाल की भाषा में पाई जाती है उसे देशज शब्द कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए है अग्गिन, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी तेंदुआ और डी है सूरज। इसमें देशज क्या होगा जी? हम सभी जानते हैं कि अग्गिन नहीं होगा। अग्गिन और मयूर तो तत्सम शब्द है, ये कन्फर्म है। अब बात है तेंदुआ और सूरज की। बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेंदुआ, है ना। तेंदुआ को भारत में ही तेंदुआ कहा जाता है बच्चों। कई जगह अब अंग्रेजी देशों में जाएंगे, वेस्टर्न में तो हो सकता है उसका लियोपॉर्ड कहा जाता होगा, कोई और चाइना में उसको कुछ और नाम से जाना जाता होगा, है ना। यानी कि तेंदुआ जो शब्द है बच्चों, ये शब्द का जन्म हमारे इंडिया में ही हुआ है, इसीलिए ये शब्द क्या है जी? देशज है। क्लियर है? जबकि अग्गिन और मयूर ये दोनों शब्द बच्चों तत्सम है ना, तत्सम है। जबकि सूरज जो है बच्चों तद्भव है। सूरज क्या है बच्चों? तद्भव है ना। सूर्य अगर यहाँ पे सूर्य लिखा रहता इस तरह से सूर्य, तो ये तत्सम हो जाता। सूर्य का बिगड़ा हुआ रूप सूरज है, तद्भव। क्लियर है जी? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हलंत, ऑप्शन बी अच, ऑप्शन सी लुत, ऑप्शन डी मूर्धन्य। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हलंत यहाँ पे उसको कहते हैं बच्चों जो वर्ण में अगर हलंत लगा दिया जाए, है ना, तो समझिए कि वो क्या है? व्यंजन रहित है ना। अगर क में इस तरह से हलंत लगा दिया जाए तो ये व्यंजन रहित है, समझ में आया। और यही व्यंजन को हटा लिया जाए तो ये सिर्फ क बच जाता है, और ये पूर्ण रूपेण क्या है जी? व्यंजन है, समझ में आया। तो हलंत जो है बच्चों, है ना, हलंत जो है वो व्यंजन का ही एक रूप है। हलंत क्या है? व्यंजन का ही एक रूप है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी क ख ग च छ ज ज
या क से लेकर के माँ तक में, या र ल में भी सिर्फ स्वर को छोड़ करके, है ना, अगर किसी में भी हलंत लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो वर्ण ही है, व्यंजन वर्ण नहीं है। समझ में आया? वो सिर्फ अक्षर है, व्यंजन नहीं है। क्लियर है जी? चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है ना? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी दिग्गु। चलिए बताइए, पंचानन कौन सा समास है जी? पंचानन, है ना, पांच है आनंद जिसके, अर्थात चलिए इतना से अब हिंट काफ़ी है बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि, है ना। पंचानन का जो समास विग्रह होगा बच्चों, होगा 5 मुखों वाला, है ना, 5 मुखों वाला। तो 5 मुखों वाला कौन है जी? जी हाँ बच्चों, 5 मुखों वाला अर्थात शिव। शिव को ही पंचानन कहा जाता है ना। शिव के 5 मुख है जी। कौन कौन है जानते हो? सुने भी होगे तुम लोग, अघोर, सहोजात, तत्पुरुष, तत्पुरुष भी उन्हीं को कहा जाता है जी, वामदेव, ईशान, है ना। ये 5 मुख हैं किनके? श्री शिव के। क्लियर है? इसीलिए ये क्या है? पंचानन यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ पे बहुव्रीहि समास क्यों है भाई? क्योंकि इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान है, ना द्वितीय पद प्रधान, सॉरी उत्तर पद प्रधान है, बल्कि समस्त पद जो है बच्चों किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है ना। यह तो समस्त एक जो है विशेष अर्थ ग्रहण करता है। इसीलिए पंचानन यहाँ पे क्या है बच्चों? बहुव्रीहि समास है। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। जी बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये भी कोई पूछने की बात है जी, बताने की बात है। बताइए, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए, लेख जोड़ अक लगा हुआ है बच्चों, लेख जोड़ अक, है ना। ऑप्शन ए है बच्चों क, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी है अक। बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लेखक में? ऑप्शन नंबर डी, अक प्रत्यय। लेख जोड़ अक, लेखक। क्लियर है? लेख में अक प्रत्यय लगा तो लेखक, ई का प्रत्यय लगेगा तो लेखिका। कोई प्रॉब्लम है? नो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए समय प्रॉब्लम। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 14। मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मौन का विलोम शब्द कौन सा है ना? मौन का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मयंक, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी मुखर, ऑप्शन डी मौखिक। ऑप्शन ए मयंक, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी मुखर, ऑप्शन डी मौखिक। चलिए बताइए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मयंक, विकार, मुखर, मौखिक। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुखर, है ना। मौन का मतलब होता है चुपचाप, और मुखर का अर्थ होता है बच्चों बोलना, है ना। बोलने के लिए मुंह खोलना या फिर बोलना स्टार्ट करना, है ना। तो मौन का विलोम होगा मुखर। मयंक का विलोम क्या होगा बच्चों? मयंक का विलोम होगा सूर्य। मयंक का विलोम होगा सूर्य। विकार का अविकार। विकार का क्या होगा जी? अविकार, है ना। मौखिक का जी लिखित। मौखिक का क्या होगा जी? लिखित होगा। क्लियर है? विकार का अविकार, मयंक का सूर्य, मौखिक का लिखित। ठीक है बच्चों? चलिए, प्रश्न संख्या 15। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका, है ना,
जो 15 दिन के बाद छपती है तो उस पत्रिका को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका। बताइए। देखिए बच्चों, वार्षिक पत्रिका वर्ष में एक बार छपने वाली को कहते हैं, मासिक महीने में एक बार, और साप्ताहिक सप्ताह में एक बार। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस, है ना। तो कहने का मतलब है कि 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है ना, पक्ष होता है, इसलिए इसको कहा जाएगा पाक्षिक पत्रिका। क्लियर है जी। चलिए, आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आप लोग शेयर ज़रूर करें हमारे साथ। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले से नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण